हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने ये यूजर कंट्रोलर कंप्लीट किया था। अब यहाँ पे कुछ लोगों का ये डाउट है कि ये जो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट है ये किस तरीके से करंट लॉग्ड इन यूजर की इंफॉर्मेशन रखता है एंड किस तरीके से यहाँ पे वो लाता है, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि ये जो ऑथेंटिकेशन है ये ऑटोमेटिक क्रिएट नहीं होता है, हम इसको क्रिएट करते हैं फिल्टर में। तो मैं आपको फिल्टर क्लास दिखाता हूँ। ये आपकी यूटिल में हमने JWT ऑथेंटिकेशन एक कस्टम फिल्टर बनाया हुआ था। इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे ये फिल्टर हर रिक्वेस्ट में JWT टोकन चेक कर रहा था। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे ये हेडर निकाल रहा था, हेडर में चेक कर रहा था कि जो टोकन है वो सही है या नहीं है। इसके बाद यहाँ आप नीचे देखोगे तो ये जो आपकी लाइन है ये यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, ये लाइन के थ्रू हम अपने ऑथेंटिकेशन को क्रिएट कर रहे हैं। एंड इस ऑथेंटिकेशन को क्रिएट करके यहाँ पे हम सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर में इसको डाल रहे हैं एंड इसी से ही हम बार बार इसको लेके यूज करते हैं। एंड यही वो ऑब्जेक्ट है जो कंट्रोलर तक जाता है। ठीक, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि ये ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनता कहाँ पे है, क्रिएट कहाँ पे होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने कंट्रोलर में एंड यहाँ पे हमने ये मेंशन किया। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना जरूरी ही नहीं होता, अगर आप इसको हटा भी देते हो तब भी ये बैकग्राउंड में ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट रखेगा। ये कंट्रोलर अपने बैकग्राउंड में ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट रखता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट है वो हर रिक्वेस्ट में मौजूद होता है। बस आप अगर उसे अपने पैरामीटर में मंगवा लेते हो तो उसको एक्सेस कर सकते हो, होता वो हर रिक्वेस्ट में है। ठीक, अब यहाँ पे एक और आपके दिमाग में डाउट आ सकता है कि जो ऑथेंटिकेशन है वो कंट्रोलर में इंजेक्ट कौन करता है, कैसे इंजेक्ट होता है, एंड ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट को कैसे पता चलता है कि ये कंट्रोलर है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में वेब लेयर एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी ये दोनों मिलके ये काम करती हैं। ये कैसे होता है, सबसे पहले तो रेस्ट API कॉल होती है जो कि डिस्पैचर सर्वलेट के पास जाती है। डिस्पैचर सर्वलेट आपका कंट्रोलर मेथड ढूंढता है एंड उसी टाइम पे मेथड के पैरामीटर चेक होते हैं। तब स्प्रिंग सिक्योरिटी का रिजॉल्वर चेक करता है कि इस मेथड में पैरामीटर टाइप ऑथेंटिकेशन है या नहीं है। अगर है तो फिर स्प्रिंग सिक्योरिटी ये काम करता है कि सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑथेंटिकेशन से ये ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट निकालता है एंड उसे कंट्रोलर मेथड में इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, अब अगर कोई कहता है कि ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट को कैसे पता चलता है कि ये कंट्रोलर है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ऑथेंटिकेशन को कंट्रोलर का पता नहीं चलता बट कंट्रोलर को ऑथेंटिकेशन का पता चलता है। क्योंकि जब हम JWT फिल्टर के थ्रू ऑथेंटिकेशन को जनरेट करते हैं तो जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर है उसमें ऑथेंटिकेशन पूरे लाइफ टाइम सेफ मोड पे पड़ा रहता है। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेप पे जब स्प्रिंग MVC कंट्रोलर मेथड को हैंडल करता है तब वो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट से ऑथेंटिकेशन को उठा लेता है एंड कंट्रोलर के पैरामीटर में इंजेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनता है एंड ये ऑटोमेटिकली कंट्रोलर में कैसे काम करता है, बैकग्राउंड में कैसे काम करता है, ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको प्रॉपर समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड अब हम सेटअप करेंगे अपने सर्विस रजिस्ट्री को। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये सर्विस रजिस्ट्री क्या होता है। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में सर्विस एक दूसरे से डायरेक्टली कॉल नहीं करती क्योंकि सभी सर्विसेज इंडिपेंडेंट होती हैं एंड अलग अलग पोर्ट पर चल रही होती हैं। इसके अलावा कभी स्केल होती हैं, कभी डाउन होती हैं, कभी न्यू इंस्टांस बनाती हैं। तो इसके लिए हमें एक ऐसा सेंट्रल स्पेस चाहिए जहां पे सभी सर्विसेज अपनी करंट लोकेशन बताती रहें। लोकेशन मतलब होस्ट एंड पोर्ट, एंड बाकी सर्विसेज वहीं से उनको डिस्कवर कर सकें। एंड इसी सेंट्रल स्पेस को सर्विस रजिस्ट्री बोलते हैं और इस काम को करता है नेटफ्लिक्स का यूरेका सर्वर। अब जो यूरेका सर्वर है उसके दो मेजर रोल होते हैं। जो पहला रोल है वो है सर्विस रजिस्ट्रेशन, मतलब जब भी कोई सर्विस स्टार्ट होती है तो उसको यूरेका में रजिस्टर होना पड़ता है। मतलब वो यूरेका को बताती है कि मैं स्टार्ट हो चुकी हूँ एंड मेरा जो नेम है वो ये है एंड मेरा पोर्ट ये है। तो ये हो गया एक काम। अब दूसरा जो काम है वो है सर्विस डिस्कवरी।
इसमें क्या होता है, जब भी किसी दूसरी सर्विस को किसी सर्विस को कॉल करना होता है तो वो पहले यूरेका से पूछती है कि मान लो कोई प्रोडक्ट सर्विस है, उसको मुझे कॉल करना है, तो वो यूरेका सर्वर से पूछेगी कि जो प्रोडक्ट सर्विस है वो कहाँ है, और यूरेका उसको आंसर देगा कि ये जो सर्विस है ये इस पोर्ट पर चल रही है। अब देखते हैं कि हम यूरेका सर्वर को क्रिएट कैसे करते हैं। तो चलेंगे हम अपने STS में, हम आएंगे फाइल में, न्यू एंड स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, इसका नाम दीजिए यूरेका सर्वर, एंड जो पैकेज है इस पैकेज का नाम भी चेंज कर देते हैं .यूरेका एंड नेक्स्ट। अब इसमें आपको एक तो चाहिए स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी, दूसरा यूरेका सर्वर की। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे यूरेका, ये आपको मिलेगा यूरेका सर्वर, इसको ऐड कर लीजिए एंड फिनिश। बस इतना हो गया, आपका एक यूरेका सर्वर तैयार हो गया। बस आपको यूरेका को इनेबल करना है। तो वो कैसे होता है, हम जाएंगे उसी यूरेका प्रोजेक्ट में, इसको ओपन करिए, यहाँ जाएंगे हम main/java में, एंड यहाँ पे आपको मेन क्लास मिलेगी, इसको ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से आपको यूरेका सर्वर को इनेबल करना है। वो कैसे करना है, यहाँ पे आइए, यहाँ लिखेंगे @enable यूरेका, ये इंपोर्ट हो गया। तो ये जो एनोटेशन है, इस एनोटेशन के थ्रू ही ये प्रोजेक्ट एक रजिस्ट्री बन जाएगा। बस ये आपका यूरेका तैयार हो गया। इतना सिंपल था यूरेका को सेटअप करना स्प्रिंग बूट में। अब आपको सिर्फ इसको रन करना है, एंड रन करने के लिए हमें अपने application.property में कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। तो हम आते हैं अपने रिसोर्स में, यहाँ application.property ओपन करिए, यहाँ पे हम सबसे पहले पोर्ट सेट कर देते हैं। तो server.port यहाँ डालिए 8761। इसके बाद एप्लीकेशन नेम भी सेट कर देते हैं। तो spring.application.name, इसमें दीजिए यूरेका सर्वर। अब इसको बताना होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको यूरेका में रजिस्टर नहीं करना है एज अ यूरेका क्लाइंट। उसके लिए यहाँ पे आइए एंड eureka.client.register with यूरेका, इसको कर दीजिए फॉल्स। एंड यहाँ भी आपको इक्वल के पहले स्पेस नहीं देना है, स्पेस कहीं भी नहीं देना है, ठीक है। इसके बाद फैच रजिस्ट्री को भी फॉल्स कर देते हैं। तो eureka.client.fetch रजिस्ट्री, इसको भी कर देंगे फॉल्स। बस इतने से ही काम चल जाएगा। तो हमने यहाँ पे सिर्फ 4 चीज़ें दी हैं। सबसे पहला पोर्ट नंबर सेट किया है, एंड ये यूरेका का डिफ़ॉल्ट UI भी है, ठीक है। दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन का नेम, जो एप्लीकेशन का नेम शो करेगा। तीसरे नंबर पे रजिस्टर विथ यूरेका फॉल्स कर दिया है, इससे यूरेका खुद को रजिस्टर नहीं करेगा क्योंकि वो खुद एक सर्वर है। इसके बाद हमने फैच रजिस्ट्री को फॉल्स कर दिया है, तो इससे क्या होगा, ये खुद को सर्विस लिस्ट में ऐड नहीं करेगा। अब इसको करिए सेव। इससे पहले जो हमने मेन क्लास बनाई थी, इसमें हमने ये एनोटेशन ऐड किया था, इसको भी सेव कर लीजिए। अब प्रोजेक्ट को करिए स्टार्ट, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टार्टेड यूरेका सर्वर एप्लीकेशन, एंड किस पोर्ट पे चल रहा है, 8761 पर। इसको चेक करने के लिए हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे डालिए http://localhost:8761। ये आपका यूरेका सर्वर ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, बट अभी तक कोई भी सर्विस ऐड नहीं है इसमें, इसलिए यहाँ पे कोई भी सर्विस दिख नहीं रही है आपको। अब सर्विस को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, जिस भी सर्विस को ऐड करना है उसमें हमें कुछ प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ती है। तो अभी हम बना चुके हैं यूजर सर्विस, एंड उसी को यहाँ पे हम ऐड करेंगे। एंड इस प्रोजेक्ट को अभी नहीं देखना है हमें देखना है यूजर सर्विस को। एंड इसमें जाएंगे हम अपने प्रॉपर्टी में, इसको ओपन करिए, एंड ये application.property,
इसको ओपन करते हैं। अभी इसमें सिर्फ 3 प्रॉपर्टी सेट हैं, एक तो पोर्ट है एंड दूसरा JWT सीक्रेट एंड एक्सपायरी टाइम। अब इसमें हमें सेट करनी पड़ेंगी कुछ यूरेका क्लाइंट की प्रॉपर्टी। इसके लिए पहले हमारे पास होनी चाहिए एक डिपेंडेंसी यूरेका क्लाइंट की। तो हम आते हैं अपने पॉम में, pom.xml ओपन करिए एंड इसमें चेक करिए कि आपने यूरेका क्लाइंट की डिपेंडेंसी ऐड की है या नहीं की है। तो एक्चुएटर, JPA, स्प्रिंग वेब एंड क्लाउड की डिपेंडेंसी में यूरेका क्लाइंट है आपके पास, ठीक है, नेटफ्लिक्स यूरेका क्लाइंट। तो ये आपने स्टार्टिंग में ऐड कर लिया होगा, बस ये डिपेंडेंसी चाहिए थी इसमें। एंड अब आते हैं अपने प्रॉपर्टी में, यहाँ पे सेट करिए सबसे पहले एप्लीकेशन नेम। तो स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम, इसमें दीजिए यूजर सर्विस। इसके बाद डिफ़ॉल्ट जॉन सेट करना होता है। तो यूरेका डॉट क्लाइंट डॉट सर्विस URL डॉट डिफ़ॉल्ट जॉन, इसमें सेट कर दीजिए http://localhost:8761/यूरेका। इसके अलावा हम डेटा सोर्स भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ ये स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL, इसमें सेट करेंगे JDBC डॉट mysql://localhost:3306/DB का नाम e-commerce यूजर DB। इसके बाद SSL को फॉल्स कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क के बाद लिखिए यूज SSL, इसको करिए फॉल्स एंड सर्वर टाइम जोन भी सेट कर देते हैं UTC। इसके बाद DB का यूजर नेम एंड पासवर्ड भी सेट करना होता है। स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम, इसमें सेट कर दीजिए रूट एंड पासवर्ड के लिए स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड, इसमें भी जो पासवर्ड है हमारा वो है रूट। इसी तरह से जो यूजर नेम है वो रूट नहीं रूट है। इसके बाद सेट कर देते हैं DDL को, DDL ऑटो अपडेट कर देंगे। तो स्प्रिंग डॉट JPA डॉट हाइबरनेट डॉट DDL ऑटो, इसको दीजिए अपडेट एंड SoSQL ट्रू भी कर देंगे। तो स्प्रिंग डॉट JPA डॉट SoSQL, इसे करेंगे ट्रू। अब यहाँ पे जो हमने ये URL सेट किया है, इसमें सबसे पहले जो JDBC डॉट नहीं है, कॉलन है, यहाँ पे MySQL लिखा है, तो ये है प्रोटोकॉल। इसके बाद होस्ट नेम है लोकल होस्ट, ठीक है। अभी हमें ये लोकल सिस्टम पे चला रहे हैं, अपने मशीन पे चला रहे हैं, तो इस वजह से ये लोकल होस्ट है। इसके बाद डालते हैं इसका पोर्ट जो कि है 3306, देन डेटाबेस नेम जो कि अभी हम बनाएंगे अपने डेटाबेस में, इसका नाम रखेंगे e-commerce यूजर DB। देन आप लगा सकते हो पैरामीटर में हमने 2 पैरामीटर दिए हैं, एक में हमने SSL फॉल्स कर दिया है एंड दूसरे पैरामीटर में हमने टाइम जोन सेट किया है। अब इसमें जो SSL का यूज करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो डेटाबेस एंड एप्लीकेशन के बीच में डेटा ट्रेवल हो रहा होता है वो इनक्रिप्टेड रहे एंड सिक्योर रहे। बट यहाँ पे हम अपना लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं, लोकल मशीन यूज कर रहे हैं, इसलिए इसमें SSL की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने इसको फॉल्स करा है। इसके बाद हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड को सेट किया है, देन DDL ऑटो को हमने अपडेट कर दिया है। तो ये जो DDL है, DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड इसमें अपडेट लिखने का मतलब ये है कि जो भी हम टेबल में काम करेंगे, मतलब टेबल अपडेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, जो भी करेंगे, तो उसमें चीज़ें अपडेट होंगी, क्रिएट नहीं होंगी। अगर यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं तो हर बार जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो सारी डिटेल फिर से, सारी टेबल फिर से तैयार होंगी, फिर से नई टेबल बनेगी एंड उसमें कोई भी डेटा नहीं होगा। बट अपडेट करने की वजह से
जो भी पुराना डेटा है वो सेफ रहता है, एंड जब भी हम कोई नया डेटा ऐड करते हैं या नया कॉलम बनता है, कुछ भी नया होता है, तो वो सिर्फ अपडेट होता है, दोबारा से न्यू टेबल क्रिएट नहीं होती। अब हमारा सिर्फ लास्ट काम बचा है अपनी डिस्कवरी क्लाइंट को इनेबल करने का। तो हम जाएंगे अपने मेन क्लास में, ऊपर आइए। तो यहाँ पे ये एक मिस्टेक हुई है कि जो भी हमने यहाँ पे चीज़ें सेट की हैं वो सर्वर में सेट कर दी हैं, बट ये हमें सर्वर पे नहीं, ये हमें क्लाइंट में सेट करनी थी। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से ये सारी चीज़ें हटाएंगे, इनको कर लीजिए कट, एंड जाएंगे हम अपने यूजर में। ये है आपकी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, एंड इधर कर देंगे हम इसको सेव। अब यहाँ पे ये जो नेम है एप्लीकेशन नेम, ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ ऊपर, तो ये की हटा देते हैं, नहीं डुप्लीकेट की का एरर आ जाएगा। इसको करिए सेव। अब जाएंगे हम अपने मेन क्लास में, एंड इधर आपको लिखना है एट इनेबल डिस्कवरी क्लाइंट। इसको करिए सेव, एंड इस फाइल को कर दीजिए सेव। अब हमें डेटाबेस में उसी डीबी का नेम लिखना है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, ई कॉमर्स यूजर डीबी। तो हम जाएंगे अपने माइस्क्वेल डेटाबेस में, इसको ओपन करते हैं, इसमें डालिए रूट, इधर न्यू डीबी क्रिएट करेंगे, इसमें राइट क्लिक करिए क्रिएट स्कीमा, इधर इसमें नेम डालेंगे ई कॉमर्स यूजर डीबी। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने अपने प्रॉपर्टी में यही नेम सेट किया था या नहीं किया था। ये हमारा ई कॉमर्स यूजर डीबी, इसी को कर लेते हैं कॉपी, एंड यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। इसको करिए अप्लाई, बस ये आपका बन गया। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका ई कॉमर्स यूजर डीबी नाम का डेटाबेस बन के रेडी हो गया है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें सेट कर लेनी है। तो इस लेक्चर में अभी इतना ही रहने देते हैं, एंड अगर लेक्चर में कुछ समझ में आया है तो इसको लाइक करिए, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।